जैसे कोई जानवर की आवाज़ होती है ना गुर्राने की, वो ऐसे ऐसे गुर्राने की आवाज़ निकाल रही होती है। वो आंटी को कहती है ज़ोर ज़ोर से, मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको मार दूंगी, इसका इसका बच्चा तो मैं ले गई, मैं इसको भी लेके जाऊंगी साथ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को हमारे इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको हमारे फेसबुक पेज को भी प्यार देना है। तो यूजर नेम हमारा है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। डिस्क्रिप्शन में से लिंक पिक कीजिए और उसे फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग हमसे शेयर करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी इन चीजों से जूझ रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपनी लाइफ में कभी ऐसी गलती करे और इन परेशानियों में उलझ जाए। मैंने एक चीज अनुभव की है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमेशा मेंशन करते हैं कि अक्षय भाई मल्टीपल रियल केसेस लेके आओ, तो आज मैं 2 केसेस आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम दोनों केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो केस है वो हमें सिमरन ने भेजा जो कि गुड़गांव की है, और दूसरा हमें भेजा अक्षयदीप ने जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो चलिए सीधा रियल इंसिडेंट की ओर चलते हैं। पहला केस जो हमें सिमरन ने भेजा है और उन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2014 में ये पूरा रियल इंसिडेंट उनकी फैमिली के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी फैमिली का ओवरव्यू दिया कि सिमरन अपनी मम्मी और अपने भाई और अपनी भाभी के साथ रहती हैं। उनके पापा का काफ़ी टाइम पहले निधन हो गया था। गुड़गांव की रहने वाली है, शीतला माता मंदिर के पास उनका घर है और उन्होंने अपना घर जो है रेंट पे दिया हुआ था एक फैमिली को। उनके ऊपर एक फ्लोर था जिसमें मम्मी, पापा, उनका एक डिसेबल्ड बेटा और एक बेटा जिनकी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा खासा माहौल था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। ऊपर जो लोग रहते थे रेंट पे और नीचे जो ऑनर रहते थे सिमरन की मम्मी और वो, काफ़ी अच्छी इनकी बॉन्डिंग थी। 2014 में सिमरन ने बताया अपना एजुकेशन बैकग्राउंड कि उनकी मम्मी ने उन्हें 2013 में ही 10th बोर्ड के लिए बोर्डिंग में भेज दिया था। और सिमरन ने बताया कि जब वो गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने घर आ रखी थी, उनकी जो भाभी थी वो मायके जा रखी थी। अब इन्होंने बताया अपने ऊपर के हालात, जो ऊपर रेंट पे इन्होंने घर दिया हुआ था उसमें जो फादर थे वो जॉब करते थे, जो बेटे सही थे वो भी जॉब करते थे। डिसेबल्ड जो बेटा था वो ज़्यादातर घर के बाहर पार्क में घूमता रहता था। जो मम्मी थी वो और बहू घर में रहा करती थी। बहू का अभी कुछ टाइम पहले ही मिस कैरेज हुआ था 2014 में, जब सिमरन अपने घर आई थी उससे कुछ टाइम पहले ही, मतलब मान के चलिए 4-5 दिन पहले। तो सिमरन पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर सिमरन जो है उस टाइम पे अपने घर पे होंगी, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एज 14-15 साल थी, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि कभी अगर भाभी को कोई ज़रूरत पड़े, वो ऊपर से आवाज़ मारे तो उस चीज़ का ध्यान रखना। सिमरन ने बताया कि ये एक दिन ऐसा मनहूस हो गया जहाँ पर इतनी सारी ऊंच नीच आ गई। सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे भाई जॉब पे गए हुए थे, भाभी मायके गई हुई थी और मम्मी शीतला माता मंदिर गई हुई थी, मैं घर पे अकेली थी। और ऊपर जो अंकल थे वो भी जॉब पे गए हुए थे, जो भाई सही थे वो भी जॉब पे गए हुए थे, मतलब जो भाभी के हस्बैंड थे वो भी जॉब पे थे। डिसेबल्ड जो ब्रदर थे वो बाहर ग्राउंड में राउंड लगा रहे थे और भाभी भी अकेली थी। सिमरन ने बताया कि मैं अपने घर के कामकाज में बिजी थी, तभी अचानक से मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे, जिस पर भाभी अकेली थी, वहाँ से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। अचानक से ऐसा लगता है जैसे 100-200 बर्तन अचानक से ही गिर गए हों। सिमरन उस टाइम पे बच्ची थी, 14-15 साल की, अभी वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि मैं एक बार ऊपर जाके देखती हूँ, क्योंकि भाभी का कुछ टाइम पहले मिसकैरेज हुआ है, तो कहीं वो बेहोश ना हो गई हो या उन्होंने खुद को कुछ करना लिया हो। तो सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं ऊपर गई, मैंने देखा भाभी एक पोजीशन में बैठी हुई है, जैसे आपने देखा होगा गाँव में मुड्डा होता है, पिट्ठा होता है जिस पर बैठते हैं, उस पर बैठ के वो बर्तन धो रही थी। और सिमरन ने बताया कि मैंने सामने से देखा भाभी की आंखें ऊपर चढ़ी हुई है, जो पुतलियाँ थी, आंखें थी बिल्कुल सफ़ेद हो रखी हैं, वो गिरी हुई हैं। अपने हाथ में जो चूड़ियाँ है वो ज़मीन पे दे के मार रही है और पैर उनके पूरे अकड़ गए हैं, पैर बिल्कुल सीधे हो गए थे। तो मतलब मुद्दे पे उनके जो पीछे वाला हिस्सा था सपोर्ट के लिए वो था, और वो पूरी सीधी लेटी हुई थी। बर्तन सारे इधर उधर गिरे हुए थे। सिमरन ने बताया कि वो इतना ज़्यादा डर गई इस चीज़ को देखने के बाद, वो भाभी के पास गई, लेकिन भाभी के मुंह से जैसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। और भाभी एक ही चीज़ बोल रही थी कि मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं इसे लेके जाऊंगी अपने साथ और इसे कोई नहीं बचा सकता। सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे सामने ये हालात पहली बार पैदा हुए थे। मैंने आओ ना देखा ताओ ना देखा, मैं सीधा नीचे भागी और सीधा अपने घर के बाहर निकली। मैंने सिर्फ ये देखा कि कोई मुझे मिल जाए जिससे मैं हेल्प ले लूँ। तो जो डिसेबल्ड ब्रदर थे वो सामने से आ रहे थे। सिमरन ने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे भाभी जो है वो गिरी हुई है और वो अपने होश में नहीं है। डिसेबल्ड जो ब्रदर थे वो जानते थे वो भी मदद नहीं कर सकते, तो जो डिसेबल्ड ब्रदर थे वो अपनी जेब से फ़ोन निकालते, और जो मम्मी जी थी उनकी, वो कहीं आसपास कीर्तन अटेंड करने गई थी, तो वो जो ब्रदर थे जो डिसेबल्ड थे वो फ़ोन मिलाते हैं और अपनी मम्मी को बुलाते हैं। सिमरन उस टाइम पे बाहर खड़ी थी, काफ़ी डर रही थी। तो जो मम्मी जी आती है वो पूछती है सिमरन से क्या हुआ। सिमरन ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं ऊपर गई, जो भाभी थी उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, वो बहुत अकड़ गई थी, उनका शरीर ऐसा हो रखा था, चलिए फटाफट मदद करते हैं। मम्मी ने मुझे बोला कि चल एक बार चल के हम उठाते हैं, और उन डिसेबल्ड ब्रदर को बोल दिया कि तू मत जा, तू अपने भाई को और पापा को फ़ोन कर, जल्दी से आए। तो वो भी ऊपर आके देखे हुआ क्या है।
सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई मैं इतनी बेवकूफ़ थी, उन आंटी ने मुझे एक बार ही बोला और मैं सीधा चल दी उन्हें उठाने के लिए, मतलब भाभी को सपोर्ट करने के लिए। सिमरन ने बताया कि 15 मिनट बाद जब हम अपने घर में ऊपर फ्लोर पर पहुंचे तो भाभी उसी पोजीशन में लेटी हुई थी, अपनी चूड़ियाँ तोड़ रही थी। उनकी जो चूड़ियाँ थी वो हाथ में घुप चुकी थी और वहाँ से हल्का सा रक्त बहने लग रहा था। धीरे धीरे वो जो रक्त था उसकी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि वो पानी में मिलना शुरू हो गया। सिमरन ने बताया कि आंटी जी ने सिमरन को बोला कि फटाफट बेटा चल हम इसे उठाते हैं। उठाने की कोशिश करे गई तो सीधा करा गया। तो क्या वो जो औरत थी वो हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से, गुर्राने वाली आवाज़ में बोली कि मैं इसे लेके जाऊंगी, इसे मैं कैसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद क्या हुआ, सिमरन ने बताया कि जो अंकल और भैया थे उनके वो आ गए थे। तो सिमरन ने फटाफट वहीं की वहीं छोड़ दिया सब कुछ और वो अपने नीचे वाले फ्लोर पे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। उन्होंने गेट बंद कर लिया, लेकिन ऊपर से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी। कुछ ही टाइम बाद जो सिमरन थी उनकी मम्मी आ गई, तो उन्होंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे जो है ऊपर वाली भाभी के अंदर कुछ आ गया है और मैंने उनकी हेल्प करी, मैं नीचे हूँ। तो जो सिमरन की मम्मी थी वो अचानक से सोचती है कि मेरे किराएदार है, मैं एक बार देख तो लूँ ऊपर हो क्या रहा है। और सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई ये मम्मी की सबसे बड़ी गलती थी। सिमरन की मम्मी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती है और अचानक से वहाँ पे देखती है कि अभी तक जो बहू में पोजेशन आ रखा था वो उनकी सासू माँ में पोजेशन आ जाता है। और उनकी सासू माँ जो थी वो चक्कू उठा के सिमरन की मम्मी के पीछे भागने लग जाती है कि मैं मारूंगी अगर कोई ऊपर आया तो, हमारे घर को अकेला छोड़ दो। उनकी मम्मी इतना डर गई, सीधा नीचे आई भागी भागी। इतने में सिमरन के भाई आ गए। अब सिमरन के भाई को सब कुछ बताया गया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सिमरन के भाई ने बोला कोई ज़रूरत नहीं ऊपर जाने की, हम नीचे रहेंगे, इन्हें अपने आप सुलटने दो क्योंकि ये हमारे हाथ की बात नहीं है। सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई रात धीरे धीरे आने लगी और रात इतनी गहरी होने लगी कि ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ें बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया क्योंकि पोजेशन कभी सासू माँ में आ जाता था उस लड़की की और कभी सीधा सीधा बहू रानी में आ जाता था। अब समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा था, लेकिन उस रात सिमरन ने बताया कि हमारे घर परिवार में कोई भी नहीं सोया। ऊपर से बार बार चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, हमने वेट करा सुबह होने का। तो सिमरन ने बताया कि मेरी मम्मी के पास सुबह 5 बजे फ़ोन आता है ऊपर से और ऊपर वाली आंटी बोलती है कि हम बेटे को और अपनी बहू को गाँव भेज रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जब एक बार हम गाँव भेज दें तब आप अपना कमरा खोलिएगा, उससे पहले आप अपना कमरा मत खोलो। तो सिमरन की मम्मी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी अपने फ्लोर में रहे और ऊपर जो लोग थे वो लोग अपने आराम से निकल गए बाहर। अब वो रिक्शा में गए, ऑटो में गए, ये नहीं पता। सिमरन ने बताया कि वो लोग अपने निकल के वहाँ से चले गए। लेकिन हमारा घर तो अभी भी इस चीज़ को सोच के डर रहा था कि कहीं ना कहीं सासू माँ में भी तो पोजेशन आ रहा था, उन आंटी में भी तो पोजेशन आ रहा था, तो अभी कौन सी सिचुएशन ठीक हुई है। वो लोग शाम तक फिर भी अपने घर से नहीं निकले। जो सिमरन के भैया थे वो जॉब पे चले गए थे। ऐसे ही चलता रहा सब कुछ। तो जब शाम हो गई, सारी सिचुएशन ठीक हो गई, तो सिमरन की मम्मी एज़ यूजुअल जो शीतला माता मंदिर जाती थी जोत जलाने के लिए, आज उनके दिमाग में स्पेशली ये था कि आज तो मेरे को जाना ही है जोत जलाने की, मेरे घर पे कोई बात ना आ जाए। सिमरन ने बताया मेरी मम्मी चली गई शीतला माता मंदिर, मेरे भैया जॉब पे चले गए, मैं हो गई अकेली। मैंने देखा जब सबके सब चले गए थे, ऊपर वाले फ्लोर में भी कोई नहीं था, सिर्फ आंटी जी थी। आंटी जी बाहर गई और उसी टाइम पे जब मेरी मम्मी मंदिर गई हुई थी अपने साथ किसी बाबा को लेके आई जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। वो बाबा कम तांत्रिक ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी, तो मैंने बस देख के हुलिया पहचान लिया और मैं अपने कमरे में बैठी हुई सुन रही थी सब कुछ कि आंटी ऊपर बात कर रही है कि मेरी बहू के ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, पूजा पाठ करके विधि विधान करके आप पता करो किसने क्या करवाया है, किसने क्या नहीं करवाया। तो जो तांत्रिक थे वो बताते कि आपके घर में कुछ टाइम पहले एक मृत्यु हुई थी, जिस औरत की मृत्यु हुई थी वो आपकी बहू के ऊपर आ गई है और उसके साथ एक पुरुष का प्रेत भी आ गया जो उसकी मदद कर रहा है। आपकी जो बहू है उसका जो मिसकैरेज हुआ है वो भी किसी ने करवाया है, उन्हीं ईवल स्पिरिट्स ने करवाया है और वो आपकी बहू को लेके जाने के चक्कर में। अब रीज़न कुछ भी नहीं था, तो तांत्रिक से सॉल्यूशन मांगा गया और सिमरन वहाँ सुन रही थी सब कुछ। तो सॉल्यूशन में तांत्रिक ने बोला कि आपको ऐसी ही सिचुएशन की किसी औरत के ऊपर अपना उतारा घेरना पड़ेगा, तब आपकी बहू जो है सिक्योर होगी। अब यहाँ से सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई मैं सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी और वो जो आंटी थी वो बोल रही थी कि हमारे नीचे भी एक बहू रहती है, उसकी भी कुछ टाइम पहले शादी हुई है लेकिन वो मायके जा रखी है। तो तांत्रिक बोलते हैं कि आप नीचे वालों के ऊपर ही सब कुछ करोगे, मतलब जो जिनका घर है। तो आंटी ने बोला हाँ। और सिमरन ने जब ये सुना तो सिमरन की हवा जो थी गुल हो गई एकदम से कि ये आंटी ने क्या बोला और आंटी क्या करने जा रही है। तांत्रिक ने बोला कि आपकी मर्जी है, आप मुझे लेके आए हो, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तो तांत्रिक के ये बोलने पर सिमरन वहाँ पर रोने लग गई। उस टाइम घर में वो अकेली थी। सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई मैं क्या करती, मैं बस सुन के चुप हो गई। आंटी ने तांत्रिक से काली दाल ली, कुछ काली उड़द की दाल थी और ऊपर जंगले में से उन्होंने गिरना शुरू कर दिया। वो सीढ़ियों से नीचे आई, पूरे घर में वो दाल बिखेर दी और चुपचाप ऊपर चली गई। सिमरन ने बताया वो इतनी बच्चा दिमाग थी, वो बाहर निकली, उन्होंने देखा पूरे बरामदे में दाल ही दाल फैली हुई है। उन्होंने क्या करा, ये सोचा कि मैंने झाड़ू तो लगाई थी, ये कैसे हुआ। सिमरन ने उन आंटी को दाल गिरते हुए नहीं देखा था, उन्हें बस पता था कि कुछ हो रहा है। सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि तांत्रिक ने आंटी से कुछ सामान मंगाया होगा और पन्नी ले जाते टाइम वो पन्नी फट गई होगी जिससे दाल गिर गई होगी। लेकिन सिमरन के दिमाग में ये चल रहा था कि पूरे घर में दाल कैसे फैल गई। सिमरन ने बताया कि अक्षय भाई जैसे ही मेरी मम्मी आई,
मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया कि आंटी ने शायद दाल बिखेरी, आंटी से दाल गिर गई। और उनकी जो मम्मी थी वो भी इतनी गऊ औरत थी, उन्होंने सुना और उन्होंने ये बोल दिया कि कोई नहीं बेटा, सब कुछ शीतला माता के ऊपर छोड़ दे, जो भी होगा माता जी देख लेंगी। अब इसके बाद क्या हुआ, वो तांत्रिक वहाँ से कुछ टाइम बाद चला गया और ये माँ बेटी बेचारी वहीं पर बैठी रही और माता जी रोती रही। उनके जो ब्रदर थे उनको रात को लेट आना था, तो इनके घर में सिचुएशन बन गई जहाँ पर वो आंटी जी अकेली थी। रात को कुछ टाइम बाद उनके जो हस्बैंड थे वो आते हैं और वो जो आंटी जी थी अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे तांत्रिक को बोल के मैंने अपना उतारा करवा लिया, मैंने नीचे वालों के ऊपर डलवा दिया। ये बात सुनने के बाद वो जो हस्बैंड थे उन्होंने घुमा के एक चाटा जो था अपनी वाइफ को लगाया, इस चीज़ को लेके कि उन लोगों ने हमें रहने का सहारा दिया, उन लोगों से हमारी इतनी अच्छी बातचीत है, उनमें उनके घर में उनके सबसे बड़े सदस्य नहीं है और तुमने अपना उतारा उनके ऊपर करा जिन्होंने हमारा इतना सपोर्ट करें। और एक सीख और दी कि अगर आप ऐसी चीज़ों में काला जादू करते हो तो तुझे क्या लगता है कि ये तेरे ऊपर नहीं आएगा, कल को ये तेरी औलाद के ऊपर भी आएगा। वो जो हस्बैंड थे वो नीचे चल के आते हैं सिमरन की मम्मी के पास और बोलते हैं बहन जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिमरन की मम्मी भी यही बोलती है कि आज तक हमने आपका क्या बुरा करा, मेरी जो बेटी थी ऐसी सिचुएशन में भी आपकी बहू की मदद करने गई थी और हमें वापसी में ये मिला कि आप हमारे साथ ये कर रहे हो कि अपना उतारा हमारे ऊपर डाल रहे हो। उनके हस्बैंड ने बोला कि मैंने अपनी वाइफ को मना कर दिया और वो जो तांत्रिक था उसको भी आने से मना कर दिया, आप चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। और सिमरन ने बताया कि भाई रातों रात अक्षय भाई वो लोग हमारा घर छोड़ के चले गए और कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आए और हम चाहते भी नहीं कि ऐसे हमारे ऊपर कोई भी ऐसा किराएदार आए। सिमरन ने बोला कि ये जो 2014 में वाक़या हुआ था उसके बाद हमने कभी भी अपना घर जो है रेंट पे नहीं दिया। जो भैया और भाभी थे उनके वो ऊपर शिफ्ट हो गए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने घर को रेंट पे नहीं दिया और अब वो लोग बहुत खुश हैं, सब कुछ सही है। उसके बाद उनकी जो भाभी थी उन्होंने बच्चों को जन्म भी दिया, हालांकि अब वो मास्टर्स कर रही है जो सिमरन है, लेकिन उस टाइम पे इतना सब कुछ जो हुआ वो काफ़ी दिल दहलाने वाला था। मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको ये पता चलता है यहाँ पे कि आप किसी को भी अगर अपना घर दे रहे हो रेंट पे तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस इंसान को आप घर दे रहे हो वो एक्चुअली में घर में रहने लायक है भी या नहीं है। कि तुम्हारे ना मतलब तुम्हारी फैमिली में पहले ऐसे हुआ था, कोई मरी थी वो पीछे लग गई है इसके और उसके साथ मतलब कोई और भी आदमी का भूत है जिसकी वजह से पोजेस्ट हो गई है। ये ठीक हो सकता है पोजेशन अगर तुम ये उतारा किसी और के ऊपर उतार दो तो। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है जंगल में, लाल रंग की साड़ी है और 5वां गेयर लगा के फिर भी लड़की बराबर भाग रही है 60-65 की स्पीड में। दूसरे किस्से की ओर चलते जो कि हमें अक्षयदीप ने शेयर किया, वो एक ट्रक ड्राइवर है। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं 2010 से ट्रक चलाता आ रहा हूँ, लेकिन 2012 में मेरे साथ जो वाक़या हुआ 2024 में भी वो अगर उस वाक़ये को याद कर लेते तो उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। अक्षयदीप ने बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन चल रही थी, मेरा जो काम था वो था ट्रक को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाना। हमारी कंपनी की तरफ से हमें कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्डर मिलते रहते थे कि आज आपको इतने ट्रैक्टर लेके जाने आए। अच्छा बड़ा ट्रक था हमारा, जो सबसे बड़ा ट्रक आपने देखा होगा वही वाला ट्रक था। उन्होंने बताया पूरे ट्रक में ट्रैक्टर लोड हो रखे थे। एक जो है हेल्पर मिला हुआ था 65 साल का, मतलब उस टाइम पर जो अक्षयदीप थे उनकी उम्र मुश्किल से 32 साल रही होगी, लेकिन उन्हें जो हेल्पर मिला था वो 65 साल का था। हेल्पर के अनुभव को देख के अक्षयदीप को हेल्पर अलॉट किए गए थे क्योंकि इनको रात का आना जाना हुआ करता था। अक्षयदीप ने बताया कि अक्षय भाई मुझे छत्तीसगढ़ से निकलते हुए बबनी बॉर्डर से होते हुए अंबिकापुर जाना था और ये रास्ता कुछ ऐसा था उस टाइम पर जो बहुत सुनसान था और जंगल से निकले करता था। अक्षयदीप ने बताया कि जब हम ट्रक लेके निकले छत्तीसगढ़ से 10-12 किलोमीटर आगे जाके हमारे ट्रक का पहला पंचर हुआ। हेल्पर और मुझे वहाँ काम करते करते ट्रक को ठीक करते करते 9-9:30 हो गए, क्योंकि उस टाइम पर उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और कच्चा रास्ता था, जिसकी वजह से जो सपोर्ट था हमारा, जिससे हम पूरा ट्रक ठीक कर रहे थे या टायर ठीक कर रहे थे, वो ऊंचा नीचा हो जाता था, जिसकी वजह से रात को 9-9:30 हो गए। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो पूरा सुनसान रास्ता था और वहाँ पर आगे जाते जाते उन्होंने बताया कि मेरे जो हेल्पर थे उनकी आँख लग गई जब मैंने देखा सामने कच्चे रास्ते पर एक बहुत ही सुंदर औरत जिसने लाल साड़ी पहनी और पूरा बदन उसका गोल्ड से जो है भरा हुआ है, मतलब सोना ही सोना उसके शरीर पर दिख रहा था। इस टाइम पर अक्षयदीप का बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला। उनकी एक ऐसी उम्र थी जहाँ पर उनकी शादी नहीं हो रही थी और उनके दिमाग में ये चला कि यार काश ये बीवी मेरी होती तो कितना ही अच्छा होता, और उनके दिमाग में छोटा सा लालच आ गया कि ये हमसे लिफ्ट मांग ले तो कितना अच्छा होगा, इससे बात करने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आगे जाके शायद बात भी बढ़ सकती है। अक्षयदीप ने बताया कि भाई रास्ता ऐसा हो रखा था, कच्चा रास्ता था, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार जंगल के रास्ते में ये औरत क्या कर रही है। फिर अचानक से उन्हें याद आया कि कुछ आदिवासी और कुछ पुराने लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो शायद कोई ना कोई ऊंच नीच हुई होगी या इस औरत को कहीं आगे तक जाना होगा, इसलिए ये लिफ्ट मांग रही है। उस औरत की लिफ्ट मांगने पर अक्षयदीप ने वहाँ पे ट्रक रोक लिया और ट्रक रोकने पर जो हेल्पर थे वो भी झटके से उठे और बोले कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया अक्षयदीप ने कि नीचे एक औरत है और वो मदद मांग रही है। उनके हेल्पर उसी टाइम एक्टिव हो गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो अक्षयदीप को बोलते कि तूने मुझसे पूछा रोकने से पहले यहाँ पे, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऐसे अचानक से तूने यहाँ ट्रक रोकी है। और उस टाइम पर अक्षयदीप के दिमाग में आती है कि यार कह तो ये सही रहे हैं, लेकिन लिफ्ट देने में क्या बुराई है। जैसे बोलते हैं ना कि छोटा सा लालच कहीं ना कहीं दिमाग में घर कर जाता है। हालांकि अक्षयदीप को सबसे पहले मैं इस चीज़ का सैल्यूट देना चाहूँगा
कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। जो लोग होते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं उस टाइम पर ऐसी लालच आ जाते हैं, उनके दिमाग में भी ऐसा आ गया था कि लड़की साथ में बैठेगी तो पूरा रास्ता कट जाएगा बात करते करते। हेल्पर जो थे वो थोड़े समझदार थे क्योंकि वो 65 साल के थे। उन्होंने गेट खोला ऊपर से और बोला कि हाँ जी बोलिए। तो वो जो औरत थी वो नीचे खड़ी थी, बहुत सुंदर थी। वो अचानक से बोलती कि अंबिकापुर तक मुझे छोड़ दो, मुझे लिफ्ट चाहिए और मुझे आगे तक जाना है। अक्षयदीप के दिमाग में तो ये चल रहा था कि यार बैठा लेता हूँ और चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षयदीप ने बताया कि यार भाई बिलीव नहीं करोगे, मेरे हेल्पर ने उसे बैठाने से मना कर दिया। मेरे काफ़ी बोलने पर हेल्पर एग्री हुआ कि ले चलते हैं, रात हो रही है, 9 साढ़े 9 हो रहे हैं, औरत का यहाँ रहना ठीक नहीं है। हेल्पर ने फिर भी दिमाग लगाया और हेल्पर ने बोला कि ठीक है। वो साइड में हो गया। हेल्पर ने बोला आप ऊपर चढ़ के आ जाओ। वो जो औरत थी वो वहाँ पर हाथ नहीं बढ़ा रही थी। रीज़न क्या था, वहाँ पर एक लोहे का पूरा जंगला लगा हुआ था जो पकड़ के ऊपर चढ़ना था। अक्षदीप भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे और वो जो हेल्पर थे वो भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि ये बातें तो बहुत देर से कर रही है, लेकिन ये बार बार बोल रही है हेल्पर को कि मुझे अपना हाथ पकड़ा दो, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी। और हेल्पर बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि आप इस जंगले को पकड़ के ऊपर आ जाओ, क्या हो गया, इतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। और अक्षदीप ने बताया कि भाई उस टाइम तक मुझे लोहे की अहमियत नहीं बताती कि ये चीज़ें अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो लोहे को छू नहीं सकती। और वो जो औरत थी वो वहाँ पर 12-15 मिनट से बहस करती रही हेल्पर से कि हाथ दे दे, मैं ऊपर आ जाऊँगी। अक्षदीप ने बोला भाई 12-15 मिनट तक ना मेरा दिमाग घूम गया। मैंने क्या करा, फटाफट से गेट बंद करने को बोला और मैंने ट्रक स्टार्ट करा और धीरे धीरे आगे बढ़ानी शुरू कर दी। जो हेल्पर साइड में बैठे थे वो लेफ्ट शीशे से देख रहे थे कि वो औरत वहीं पर खड़ी होकर उनकी तरफ देख रही है। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े, दूसरा गेयर लगा, तीसरा गेयर लगा, ट्रक अपनी स्पीड पे आया तो हेल्पर ने पीछे मुड़ के देखा, वो जो औरत थी वो पीछे पीछे भागती आ रही थी। इस चीज़ को देखकर ये लोग हैरान हो गए। जो हेल्पर थे वो उसको बोलते अक्षदीप को कि आप ट्रक की स्पीड जितनी हो सके बढ़ा ले, तूने मौत को दावत दे दी है। वो जो औरत है वो अभी भी हमारे पीछे भागती आ रही है। अक्षदीप ने क्या करा, राइट साइड से देखा, वो तो औरत थी वो फुल स्पीड से भागती आ रही है और चिल्लाती आ रही है कि रोक लो ट्रक, मुझे बैठा लो, मुझे अंबिकापुर तक छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। अक्षदीप ने बोला भाई चौथा गेयर, 5वां गेयर टॉप गेयर था। मैं इतनी स्पीड में ट्रक चला रहा था, मेरे को होश नहीं था कि मैं कहाँ ट्रक को कुदा दूंगा, वो तो रास्ता बिल्कुल सीधा था। अक्षदीप ने बताया कि मेरा हेल्पर मुझे शांत कर रहा था कि आराम से आराम से। जो अक्षदीप का ब्लड प्रेशर था वो इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे। वो जो औरत थी जो अभी तक पीछे भागती दिख रही थी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गेट के बगल में आ गई और वो बार बार चिल्ला रही थी मुझे बैठा ले, मुझे बैठा ले, तू तो मुझे देख रहा था, तू तो मुझे पसंद करता है, बैठा ले। अक्षदीप ने बोला भाई मैंने फुल स्पीड में ट्रक खींचा, अचानक से वो जो औरत थी वो पीछे हो गई। हमने जब रोड क्रॉस की तो हमने देखा वहाँ पर एक मज़ार बनी हुई है जहाँ पर ये कभी एक टाइम पर माथा टेक कर जाया करते थे। मज़ार भी क्या थी, उन्होंने बताया कि कुछ किसी को दफना रखा था, ऊपर कुछ ग्रीन कलर से बना रखा था। एक टाइम पर वो मत्था टेक कर जाया करते थे किसी भी अच्छे काम के लिए। उन्होंने बोला कि वो मनसा माता को मानते थे और मनसा माता के मंदिर पहुंचकर वो आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन ये जो औरत वाला झटका हो गया। अक्षदीप ने बताया भाई मैंने इतनी तेज़ ट्रक भगाया अपनी ज़िंदगी में, मैंने भगाया नहीं कि मेरे ट्रक की अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी, ट्रक पूरा ऐसा ऊंचा नीचा हो जाएगा। उस रात मैंने ऐसा ट्रक भगाया ना, मैं सीधा जाके मनसा माता के मंदिर में रुका। वहाँ पर रुकने के बाद मैंने हाथ पैर जोड़े और वहाँ पर जो लोग थे, जो उस जंगल के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट होटल्स पड़ते हैं, वहाँ पर मैंने पता करा तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो औरत आपको दिखी थी वो आपको ही नहीं दिखी, बहुत सारे लोगों को वो पहले भी बहुत बार दिखी। वो जो औरत है वो बुरी नहीं थी। एक टाइम पर कोई ड्राइवर था जो उससे प्यार करता था और वो उससे लव मैरिज करना चाहता था। उस औरत को कन्विंस कर रखा था कि आज रात जो है तुझे आना है मेरे पास। उस औरत की किसी दूसरे आदमी से शादी होने वाली थी, लेकिन इस ड्राइवर ने क्या करा, उसे कन्विंस कर रखा था कि मैं तेरे को यहाँ से लेके चलूँगा और हम अपना नया बसेरा बसाएंगे किसी दूसरी सिटी में। वो औरत अपनी शादी को छोड़ के सारा गोल्ड पहनकर पूरे लाल जोड़े में उस ड्राइवर के पास आई। उस ड्राइवर ने क्या करा, अपनी सीट पे बैठाया उसे बगल वाली पे और उससे सारा गोल्ड उतरवा लिया कि ड्राइवर का रास्ता है, तू गोल्ड उतार के रख दे और फिर आराम से चेंज करके बैठ जाओ ट्रक में। जैसे ही 5 किलोमीटर बाद उस औरत ने अपने सारे गहने रख दिए, इसने क्या करा, चलते ट्रक से उसे धक्का मार दिया और वो औरत नीचे गिर गई लाल जोड़े में। पीछे जो ट्रक आ रहे थे उन लोगों ने ट्रक रोका, हेल्प के तौर पर उस औरत को बैठाया, उसके साथ वो गलत काम करा जो शायद नहीं करना चाहिए था और फिर उसे मार के उसी जंगल में फेंक दिया। तब से जो भी ट्रक ड्राइवर गलत नीयत के साथ वहाँ से गुजरता है वो औरत हमेशा उसे टकराती है और अगर गलती से लिफ्ट दे दी तो आप जानते हो आगे क्या हो सकता है। अक्षदीप ने इस घटना को कब सुना था और उन्होंने बताया 2024 आ गया। ये जो पूरा हादसा है वो अभी तक याद करते हैं, वो अभी तक उभर नहीं पाते। उन्होंने बताया कि वो जो 65 साल के आदमी थे वो तो अब हेल्पर जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये जो वाक़या था उसके बाद वो कभी भी बिना हेल्पर के अपना ट्रक नहीं चलाते। और ये सबसे गुजारिश करते हैं कि भाई अकेली सड़क, सुनसान सड़क पर अगर कोई औरत आपको दिखती है जो आपसे लिफ्ट मांग रही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने उनकी तरफ से बोला है, उन्होंने जैसे रिकॉर्डिंग में बोला कि प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना, लालच में मत आ जाना। वो औरत भी हो सकती है, आपको लूटने वाली भी हो सकती है और हो सकता है कोई ऐसी एंटिटी भी हो जो कहीं ना कहीं आपको पोजेस कर ले या फिर आपको अपने साथ ले जाए। हो सकता है कि जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप ट्रक चला रहे हो और गाड़ी चला रहे हो, कभी ऐसा आपके साथ हो तो अपने जो आपके इष्ट देव है, कुल देवी है, देवता है, जो आपके भगवान है, हनुमान चालीसा अपने ट्रक गाड़ी में चलाओ और चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना,
क्योंकि वो अभी तक जो जूझ रहे हैं वो बता रहे कि मैं अभी तक इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाया हूँ। वो जो यादें हैं मेरे दिमाग में ऐसा लगता है जैसे रोज़ रात को कोई पेन ड्राइव लगा के इंस्टॉल कर देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यहाँ से निकल के जो आता है दूसरे हादसे से यही आता है कि भाई अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखो और ऐसे सुनसान रास्ते पे किसी को लिफ्ट मत दो। आज के टाइम पर वो टाइम नहीं रहा जब आपको कोई लिफ्ट मांगेगा आप दे दो, अगर आपको भलाई मिलेगी। आपके साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच होनी ही है, फिर भी आपको लगता है आप भारी रोड पे जा रहे हो जहाँ ट्रैफिक है और वहाँ आपको लिफ्ट देनी चाहिए, वो आपकी खुद की मर्जी है। मैं उसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता, मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता कि बिल्कुल मदद मत करो, लेकिन पहले ये देख लो कि आप गाड़ी में अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, कुछ हो ऊंच नीच हो तो हेल्प कर सकता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। चलो मैं आपसे एक केस बता ही देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दिल्ली यूपी हरियाणा में केसेस होते थे, तो मैं एक केस बता देता हूँ। एक टाइम पर मेरी मदर हरियाणा से बिलोंग करती है और एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि आपने सुना होगा पहले जीप चला करती थी, तो होता क्या था शेयरिंग में लोग बैठ जाते थे। उस टाइम पर क्या होता था कि अब जीप चलती थी तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करा गया, उस चलती जीप में जो लोग बैठते थे वो पीछे बैठा करते थे और ड्राइवर आगे होता था और आगे वाली सीट को खाली छोड़ा जाता था। तो उस टाइम पर कोई भी आदमी जब जीप में अपना सफ़र तय करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता था, पैसे भी देता था, ऐसा नहीं है वो लिफ्ट मांग रहा है, वो जीप शेयरिंग में चलती थी, जब आगे जाने के लिए वो बैठता था तो क्या होता था अचानक से पीछे बैठे लोग उसके सीधा तार मार के उसको खींच लेते थे सीधा गले से। आप समझ रहे हो, वहीं पर लूट वगैरह करके और उस इंसान को वहीं जंगल में फेंक देते थे। इसलिए मैं हमेशा मोरल ऑफ द स्टोरी में बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं सुन रखी है, देख रखी है। एमपी, राजस्थान, हरियाणा, यूपी में ये चीज़ें बहुत हुई है और आज भी ये लिफ्ट का जो सिलसिला ही ऐसे ही चलता है और इसी तरीके से क्राइम को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ हम अवेयरनेस वीडियो लेके आते हैं जहाँ पर मैं क्राइम भी अपडेट करूँ, पैरानॉर्मल भी अपडेट करूँ और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ एट द एंड कि भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन तो कर लो। हम जैसी वीडियोस कौन ही आपके लिए लेके आएगा जो रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें इतना ही मोटिवेट कर दो, इतना ही सपोर्ट कर दो और इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ फिर जो इस हालात में फंसते आपको दिखे, क्योंकि मैं किसी के लिए कमेंट नहीं करूँगा। तो एट द एंड इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो स्क्रीन पे दिए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, पूरा रियल इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है, फिर आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, आप दुनिया के सामने अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं ताकि वो भी सीख ले पाएँ। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया नंबर है या डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख जाएगा। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में और आखिरी में आके इतना ही बोलूँगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार देते रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। रिक्वेस्ट है दूसरों को बढ़ावा मत दो, बहुत सारे लोग हमारे फेक पेजेस चला रहे हैं। ख्याल रखिए और नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और वो लड़की ने डंडा नहीं पकड़ा गाड़ी का, पहला गियर लगा है, वो सामने दिख रही है मेरे को। कंडक्टर मेरा बोल रहा भाई दिख रही है, पता नहीं उड़ रही है, पता नहीं भाग रही है, क्यों दोनों साइड अंधेरा है, गाड़ी की लाइट सामने पड़ रही है।